हार्दिक स्वागत है। हेलो। सौरभ, आवाज जा रही है? जी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे सम्मानित अध्यक्ष एवं हमारे टीपी कॉलेज मधेपुरा के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर, जो कि हमारे भूपेन्द्र नंदन मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा में सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ हमारे अभिभावक की तरह हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के आयोजन की सहमति प्रदान की। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, देश के जाने माने दार्शनिक और खास करके योग के क्षेत्र में पूरी दुनिया भर में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रोफेसर सुशील दुबे सर, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए आप सभी हमारे वरिष्ठ शिक्षकगण एवं सभी साथीगण, मैं आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप सबों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज पहली बार हम लोग जूम प्लेटफॉर्म पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों गूगल मीट पर कार्यक्रम आयोजित करने में हमें कुछ असुविधाएं हो रही थी। इसलिए हमने आप लोगों के लिए आज से अब जूम प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू किया है। तो पहली बार हम इस कार्यक्रम को जूम पर आयोजित कर रहे हैं। तो अगर कुछ असुविधा हो तो इसके लिए हम पहले से ही आप सबों से क्षमा प्रार्थी हैं। मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर, हमारे गुरुतुल्य प्रोफेसर अविनाश कुमार श्रीवास्तव सर हमारे बीच जुड़े हुए हैं, जिनका कि मुझे स्टूडेंट लाइफ से ही हमेशा मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मिलता रहा है, और प्रायः मेरे सभी कार्यक्रमों में आपकी गरिमामय उपस्थिति रहती है। और साथ ही साथ अन्य सभी हमारे रामनाथ प्रसाद सर, और जिनको भी मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप सबों का मैं हृदय से स्वागत करते हुए आप सबों को, जो भी हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं, और जो भी हमसे उम्र में छोटे हैं, मैं उन सबों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि कार्यक्रम का समय हो चुका है, इसलिए मैं औपचारिकताओं में ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे अपने आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे कॉलेज के आदरणीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर को आमंत्रित करता हूं। सर, आप आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का परिचय भी विधिवत कराने का कष्ट करें, और साथ ही साथ हमारे सभी प्रतिभागियों का, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत भी करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर कैलाश बाबू। हेलो। सुधांशु जी, आवाज आ रही है? जी सर, जी आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है ना? हेलो। जी आवाज आ रही है सर। जी, सबको नमस्कार, धन्यवाद। स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा के तत्वाधान में आज 27 जून 2025 को योग, ध्यान एवं स्वास्थ्य विषय पर ऑनलाइन ऑफलाइन संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के प्रति विशेष रूप से साधुवाद व्यक्त करता हूं, जो स्टडी सर्किल योजना अंतर्गत आयोजित हमारी इस संवाद श्रृंखला के प्रायोजक हैं। आज संवाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुशील दुबे नालंदा बिहार में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय नव नालंदा महाविहार में दर्शन शास्त्र के विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष समन्वयक पीजी डिप्लोमा इन विपश्यना और योग के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार, नई दिल्ली में भी कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। इनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र योग दर्शन और अभ्यास, भारतीय दर्शन, भारतीय मूल प्रणाली, नैतिकता और संस्कृति है। प्रोफेसर दुबे ने दर्शन शास्त्र में एमए और पीएचडी प्राप्त की है। योग और ध्यान में पीजी डिप्लोमा
उन्हें विश्वविद्यालय से 3 स्वर्ण पदक, 3 राष्ट्रीय फेलोशिप मिल चुकी है। डॉक्टर दुबे के नाम 14 पुस्तकें, 41 शोध पत्र, योग पर 10 रेडियो वार्ता, सूर्य नमस्कार से लेकर एजुसेट तक पर एक टेलीविजन प्रसारण प्रकाशित करने का श्रेय है। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लगभग 200 आमंत्रित भाषण दिए हैं। प्रोफेसर दुबे के महत्वपूर्ण अकादमिक शोध योगदानों में 5 खंड श्रृंखला, 4 भारत में दर्शन शास्त्र अध्ययन और अनुसंधान पर सर्वेक्षण, प्रकाश IPCR द्वारा प्रकाशित 2017 शामिल हैं। प्रोफेसर दुबे नव नालंदा महाविहार नालंदा की द्विभाषी पत्रिका श्री नालंदा के संपादक हैं। इन्हें अखिल भारतीय दर्शन परिषद द्वारा कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर दुबे अकादमी परिषद, पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार 2007 के सदस्य रहे। इसके अलावा ये कई विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ समिति के सदस्य रहे हैं। मैं कार्यक्रम के आयोजन सचिव दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके प्रयास से हमें लगातार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों से संवाद का अवसर मिलता रहता है। अंत में मैं इस कार्यक्रम में जुड़े सभी शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप पूरे से इस कार्यक्रम में भाग लें और प्रश्नोत्तर एवं संवाद सत्र में अपने प्रश्न भी सामने लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके आभारी हैं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और आपके मार्गदर्शन में हमारा यह महाविद्यालय लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रत्येक दिन यहाँ कुछ न कुछ शैक्षणिक गतिविधियां होते रहती हैं और उसमें हमारा यह स्टडी सर्किल कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आज हमारे जितने भी श्रोतागण हमारे जुड़े हुए हैं इस संवाद श्रृंखला में, मैं उन सबों का आपकी तरफ से भी, अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से और पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने आज के हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता महोदय का आप सबों से परिचय कराया और आप लोगों ने जाना होगा और बहुत सारे लोग पहले से भी उनसे परिचित हैं। आप योग के क्षेत्र में और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में जाने पहचाने नाम हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी ख्याति रही है और न केवल सैद्धांतिक पक्ष बल्कि योग के व्यवहारिक पक्ष में भी आपकी गहन रुचि है। मैं लगातार देखते रहता हूं फेसबुक के माध्यम से, आप अपने विश्वविद्यालय में लगातार योग कक्षाओं का भी संचालन करते हैं, योगाभ्यास का भी विभिन्न कार्यक्रम आप करवाते रहते हैं और विद्यार्थियों के बीच भी आप काफी लोकप्रिय हैं। और विशेष रूप से जो हमारा यह कार्यक्रम है वह भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रायोजित है। वहां भी आपने वहां के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए एक अमिट छाप आपने छोड़ी है और उस समय से ही आपका मेरे ऊपर भी और हमारे इस महाविद्यालय के ऊपर भी विशेष स्नेह रहा है। तो मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, आप आए और विस्तार से अपनी बात रखें और उसके बाद हम आपके साथ अपने सभी श्रोताओं के प्रश्न को भी संवाद में शामिल करेंगे। प्रोफेसर सुशील दुबे सर। बहुत धन्यवाद शुभांशु जी। आपने मेरा सभी को सादर नमस्कार और इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर कैलाश प्रसाद जी, प्रोफेसर, आप इस महाविद्यालय के अध्यक्ष हैं जिसके अंतर्गत जिनके अध्यक्षत्व में यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, और सुधांशु जी हमारे
अत्यंत प्रिय हैं और ऊर्जान्वित हैं, और पूरे देश में दर्शन और जो पत्रकारिता है उसमें इनके जैसा दूसरा मैंने अभी तक नहीं देखा है। और आगे आप विविध रूप में विषयों को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं ये, और लगातार सक्रिय हैं विषय को लेकर के। और आप सभी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सुधांशु जी ने नाम लिया उनका सभी का, हमारे प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी का स्वागत है। आईसीपीआर का स्टडी सर्किल का ये कार्यक्रम वास्तव में जब मैं था उस समय ये प्रकल्पित हुआ और इसको आरंभ भी किया गया, और लगभग देश में विभिन्न रूपों में विभिन्न जगह पर यह आयोजित भी हो रहा है। और सुधांशु जी द्वारा इस कार्यक्रम में मुझे भी एक बात बोलने का अवसर मिला। योग, ध्यान और स्वास्थ्य, तीनों ही जो विषय हैं या जो शब्द हैं, ये अपने आप में गहन हैं। सुधांशु जी, मुझे लगता है कि आपने पिन कर रखा अपने आप को, तो ये आप ही दिखेंगे रिकॉर्डिंग में, और कैमरा बंद होने पर ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, थोड़ा देखिए इसको। तो इस विषय पर मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी दूंगा और हम लोग इस पर गहराई से बात करेंगे। विशेष रूप से दो तीन बातों के साथ मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। योग में बहुत संभावनाएं हैं। ध्यान के बिना अध्ययन और कोई भी कार्य पूरा हो नहीं सकता है, और स्वास्थ्य के बिना, जिसको कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वास्थ्य यदि नहीं है तो फिर कुछ हो नहीं सकता है। तीनों ही बड़े आधारभूत विषय हैं, और इसलिए भी इस विषय पर हमें निरंतर चिंतन, मनन और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि योग का पूरा क्षेत्र प्रिवेंटिव है, अर्थात निरोधात्मक है। जैसे उदाहरण के स्वरूप, प्रेजेंटेशन के पूर्व हम थोड़ी बात आपसे कर रहे हैं, उदाहरण के स्वरूप या उदाहरणार्थ, जैसे हम एक वाहन हमारे पास बहुत अच्छा है, और हम जो सड़क है, यातायात के नियम हैं, जो उसमें चलने के तौर तरीके हैं, यदि हम उसको जाने बिना यदि चलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पटना या दिल्ली में हम पहुंच जाते हैं ड्राइव करते हुए, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जैसे जैसे हम और अधिक कार्यक्षम होना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे थ्रस्ट हैं, प्रेशर्स हैं, हमारे पास स्ट्रेस हैं, हमारे बहुत सारे गोल हैं, हमें आज एक से आगे, दूसरे से आगे, तीसरे से आगे, और एक एक बहुत आगे बढ़ने की चाह, महत्वाकांक्षाएं, और एक प्रकार से जो प्रतिस्पर्धा का युग, इसमें यदि हम निरोधात्मक, यदि उपचारों से, उपायों से यदि हम अवेयर नहीं होते हैं, यदि हम जागरूक उनके पास नहीं होते हैं, तो ऐसा ही होगा जैसे चलती हुई हमारी गाड़ी में कहीं स्क्रैच लग जाता है, कहीं से उसमें बम्प हो जाता है, कहीं डेंट हो जाता है। इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, फिर हम उनका समाधान के लिए जो आगे बढ़ते हैं, उससे यदि हम अवेयर नहीं है समाधानों के प्रति भी, तो उसमें भी सही समाधान मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये भी एक समस्या है। तो योग हमें एक प्रॉपर और एक वृहत हमारा जीवन का दृष्टिकोण खोलता है। इसीलिए योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। समत्वम योग उच्यते, जिसमें एक समत्व बना रहे, बैलेंस बना रहे, हार्मोनी बनी रहे। जैसे हम ड्राइव करते हैं उसमें एक बैलेंस है, अदरवाइज गिरने से बहुत ज्यादा चोटें लग सकती हैं। जैसे हम ड्राइव करते हैं उसमें ब्रेक की जो आवश्यकता है, ऐसे ही हमारा माइंड, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी अवधानता, हम अनकंट्रोल्ड हैं, हमारे ऊपर हमें बहुत सारे, हम स्ट्रेस, सेल्फ इंड्यूस्ड स्ट्रेस्ड के यदि हम शिकार हैं या वो हमारे ऊपर आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो ये ब्रेक है, जिसको हम कहते हैं गाड़ी में हम ब्रेक लगा करके अपना यात्रा को लंबा रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम ध्यान के माध्यम से, हम वृत्ति निरोध के माध्यम से,
हम अपने मन और शरीर दोनों की विस्तृत समझ को देख करके कि हम किस प्रकार से हमारा आचरण है, किस प्रकार से हमारी आवश्यकता है, हमारे प्राणों की क्या गति और लय है, हमारी नाड़ियों का कितना संतुलन है जीवन में, हमारे आहार विहार आचार विचार और व्यवहार का क्या क्रम है, इनके प्रति यदि हम जागरूक होते हैं तो योग यहाँ पर फलीभूत होता है। और योग की दूसरी जो परिभाषा है, योगः कर्मसु कौशलम, योग स्किल इन एक्शन की जो बात आती है, जो दूसरी परिभाषा है, वह यहाँ पर लागू होती है। एक और जो महत्वपूर्ण योग की परिभाषा है या जो हम जीवन में घटित होता है, वो होता है कैसे हम अपने मन को, इंद्रियों को, कैसे हम इसको, जैसे हम एक रथ, बार बार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए जो हम कर्मण्येवाधिकारस्ते का चित्र सब जगह देखते हैं, तो कैसे उस रथ में अपन जो मन है वो लगाम के जैसा है, बुद्धि सारथी के जैसी है, इसके द्वारा हम अपने माइंड बॉडी और वर्ल्डली रिलेशंस को समझ पाएं, इसकी भी एक परिभाषा योग की आती है। इन सब बातों के साथ आइए कुछ हम इसको देखने का प्रयास करते हैं और इसके बाद हम चर्चा भी करेंगे। सुधांशु जी, ये हमें प्रेजेंटेशन के लिए अलाउ नहीं कर रहा, आपको अलाउ करना पड़ेगा वहां से। जब तक मैनेज करते हैं तब तक हम आगे की बात करते हैं। योग का जो आज का हमारा समागम है, आज हम इकट्ठे हैं, भारत को निश्चित रूप से ये भारत की देन है पूरे विश्व को, और पूरे विश्व में अ, सबको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, सबको ध्यान की आवश्यकता है, और भारत के द्वारा दी गई है विधि अंतर्राष्ट्रीय शेयरिंग को टर्न ऑन कर दीजिए सुधांशु जी, ताकि प्रेजेंटेशन दिया जा सके। शेयरिंग को आपको ऑन अलाउ करना पड़ेगा। जी 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 भैया, जी भैया। सौरभ, सौरभ। या तो को होस्ट बना दीजिए। जी 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 जी। वो हाँ भैया पहली सर, बार लिए हैं भैया, थोड़ा तुरंत करते हैं भैया। हाँ, हाँ, जी कोई बात नहीं, जब तक हम जी बात अपनी आगे जारी जी जी रखते हैं। जी जी भैया। सौरभ, सुन रहे हो ना भैया की बात? जी भैया, तुरंत करवाता हूँ भैया। मैं थोड़ा हाँ, ऑफलाइन होता हूँ, तुरंत करवाता हूँ। ठीक है, जी ठीक। जी भैया। योग की अंतर्राष्ट्रीय होगा स्वीकृति भैया। हम सभी जानते हैं, 2014 में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा इसको विश्व में इसकी घोषणा की गई कि योग दिवस के रूप में हम मनाएंगे। इसके बाद कुछ कम लोग जानते होंगे, यूनेस्को जो दूसरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने इसको वैश्विक धरोहर या वर्ल्ड ट्रेजर के रूप में घोषित किया, और रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट एज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में 2016 में इसको सूचीबद्ध किया। संगम जो एक 70 करोड़ 80 करोड़ जितने भी लोगों के द्वारा इतनी बड़ी घट हमारे यहाँ पर यह हुआ संगम या प्रयागराज में, वह भी 2016 योग के साथ में रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में यह दर्ज हो गया है यूनेस्को के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को के द्वारा इसको स्वीकृत किया गया है। माइंड बॉडी और स्पिरिचुअल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ टू इट्स प्रैक्टिशनर, इस बात को यूनेस्को की वेबसाइट पर हम जा करके देख सकते हैं, यह वहां पर लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त योग को भारतीय जो हमारा ज्ञान परंपरा है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके माध्यम से जो 4 वर्षीय योग के हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम आ रहे हैं, उनमें हमें स्किल के जो भी कार्यक्रम है विभिन्न विश्वविद्यालयों में मैं देख रहा हूँ, वहां पर योग को जोड़ा जा रहा है। विशेष रूप से जो विद्यार्थियों में स्ट्रेस की स्कूल से ही प्रारंभ हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि
स्कूल में ही 11th में 12th में इतना ज़्यादा प्रेशर है विद्यार्थियों को कि वो किसी प्रकार से नीट या जेई ये सब करें। इस सब के माध्यम से इतना ज्यादा उनको स्ट्रेस होता है, एक विषय में इतना ज्यादा उनका ध्यान होता है कि जो ह्यूमैनिटीज के पक्ष हैं, जो व्यक्तित्व के पक्ष हैं, जो खाने पीने शयन का जो क्रम है, वो यहीं से डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे विद्यार्थी, ऐसा जीवन शैली यदि आगे भी लागू रहती है, तब हम बहुत सारी चीजों को अपने आगे के जीवन में कठिन पाते हैं। मैं उदाहरण के लिए जैसे बोलना चाहूं, डाइजेशन की समस्या है, या हमारे पास और यदि मैं नाम लूं, जैसे इरिटेशन, आईबीएस की समस्या है, जो बड़ी आंतों की समस्या है। बहुत से लोगों को इसको पता नहीं है, लेकिन लगभग एक में से तीन या जो आंकड़े हैं विदेश के, देश के लोग इससे प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त जो स्ट्रेस की समस्या है, आज यही सब समस्याएं, अर्थात अनियंत्रित जीवन शैली, अनियंत्रित या उचित या अनुपयुक्त खान पान, और जो हमारे सोने और जागने का क्रम है, इसको हम होते हुए आ रहे हैं, इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ज्यादा जो हमारे जीवन में स्ट्रेस या एक दबाव जो बनता जा रहा है चीजों को लेकर के, जिनका मैंने नाम लिया कि 11th 12th और अभी हम 9th 10th से ये चीजें आती जा रही हैं, ये एक व्यापक जो एक हमारा स्वास्थ्य है, जो इस पीढ़ी का स्वास्थ्य आगे बनने वाला है, उसकी अवेयरनेस हमें चाहिए। क्योंकि हम स्ट्रेस एक लेवल तक ले सकते हैं, कहने का तात्पर्य है कि किसी भी चीज को हम एक सीमा तक दबा सकते हैं, उसके बाद उसमें विकार या विकार ऐसा हो जाएगा कि वह विकृति बन जाएगा, और इस विकृति को फिर हटाना मुश्किल हो जाएगा। विकृति से आशय है कि हमारा सिस्टम इतना बिगड़ सकता है, इतना खराब हो सकता है, या इस लेवल तक जा सकता है, इस सीमा तक जा सकता है कि जैसे गाड़ी का जो टायर है वो इतना मिसमैनेज हो गया है कि गाड़ी चलेगी तो उसमें बम्प आएंगे या उसमें जर्क लगेंगे। तो ये ऐसे शरीर की जब दशा होती है, तब हम जाते हैं कि कैसे हम वापस अपने मूल के साथ, अपनी जो ओरिजिनलिटी है, जो हमने खो दिया है, जब हम पहुंचेंगे, जब पता चलेगा कि हम अपने घर से कितनी दूरी पर निगेटिव डायरेक्शन में चले गए थे। घर का मतलब है अपना मूल स्वास्थ्य, मूल ध्यान। तो इस बात की आज वृहत चर्चा, अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है, जैसे हमें पता नहीं चल रहा है कि हम गाड़ी कितनी तेज चला रहे हैं या हमें कितना आनंद आ रहा है, लेकिन जगह जगह लिखा रहता है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। जो ब्रेक की स्थिति है वह हमें जाननी चाहिए। निरोधात्मक सभी उपायों को, योग वास्तव में क्या विषय है, आज का हमारा टॉपिक है योग, ध्यान एवं स्वास्थ्य विषय पर संवाद। आप सभी के साथ संवाद का, योग वास्तव में क्या विषय है। जिन्होंने योग की पढ़ाई कुछ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या इसके ऊपर के लेवल तक की है, वो जानते हैं कि योग में पढ़ाया जाता है मुख्य रूप से महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रवर्तित जो अष्टांग योग हैं, या जो यम नियम आसन प्राणायाम है, उत्तम साधक, मध्यम साधक और उसके नीचे की जो स्थितियां हैं, उनको हम पढ़ते हैं। हम इसमें हठ योग अर्थात जो आसनों और प्राणायाम को करने का क्रम है, ये पढ़ते हैं। इतना तो हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो योग विषय में समावेशित है वो है आहार का क्रम, न्यूट्रिशन इसमें समाहित है, इसमें साइकोलॉजी समाहित है कि कैसे हमारा व्यवहार होता है जब हमें स्ट्रेस होता है, तो कैसे हमारा कार्टिसोल का लेवल बढ़ता है। यह कार्टिसोल हार्मोन्स हैं जो ट्रिगर करते हैं, जैसे हम ओवर किसी चीज में हम, हमारे सप्रेशन होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमें हमें हमारा हार्ट ज्यादा काम करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम सप्रेशन में चला जाता है। तब फिर हम आगे जाके हम और आगे जा करके जो हमारे शरीर का तंत्र है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, इसको भी हम योग में पढ़ते हैं।
फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के अंतर्गत कैसे हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन का तंत्र है काम करता है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, किन चीजों से प्रभावित होता है, हमारा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम अर्थात हमारा कंकाल तंत्र कैसे काम करता है, अर्थात हमारे पास आर्थराइटिस की समस्याएं, हमारे पास जो हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें शिथिलताओं की समस्याएं, या हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्याओं का कारण कैसे धीरे धीरे ट्रिगर करता है, और कैसे हम योग में प्राणों के द्वारा जो ऊर्जा के वाहक हैं शरीर में, इनसे हम मैनेज कर सकते हैं। इन चीजों को हमें समझने का अवसर मिलता है। कैसे हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, नर्व्स काम करते हैं, अर्थात हमारे शरीर में संवेदनाओं का प्रचार और प्रसार कैसे होता है। ऐसे सभी विषयों को हम योग के अंतर्गत देखते हैं। स्पोर्ट्स को हम योग के अंतर्गत देखते हैं कि कैसे हम उसमें हमारा परफॉर्मेंस बढ़े। जब हम अध्ययन करते हैं अर्थात हम जैसे बच्चे हैं, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन सभी जब हम अध्ययन करते हैं तो कैसे हम अपनी ऊर्जा शक्ति, ध्यान, जो इस संवाद में महत्वपूर्ण केंद्रीय विषय है, हम सबके लिए ध्यान आवश्यक है। पढ़ने के लिए सारे हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, शिक्षार्थी जुड़े हुए हैं, शोधार्थी जुड़े हुए हैं, और आप सभी गणमान्य जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या जो सामान्य हैं सभी जुड़े हुए हैं। ध्यान, इस पर यदि हम देखें तो एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा हम बचपन से, जब हम बच्चे थे, हमारे माता पिता कहते आए ध्यान लगाओ और ध्यान से करो, ध्यान नहीं दिया इसलिए ऐसा हो गया। ये हम बचपन, अर्थात ध्यान ऐसी चीज है जिससे च्युति अर्थात नीचे की ओर गमन की हमेशा संभावनाएं रहती हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हमें योग में जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझने का अवसर मिलता है, और कैसे हम अपने ध्यान को एकाकार रखें इसको भी जानने का अवसर मिलता है। और जब हम इस ओर गति करते हैं तब हमें यह भी समझने का अवसर मिलता है कि इसके बेस में अर्थात इसके ध्यान के आधार में हमारी ऊर्जा शक्ति है, हमारा पूरा माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक हम अपना ध्यान भी प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, विषय में एकीकृत नहीं कर पाएंगे। इस जो माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, जब इसके भी बैकग्राउंड में भी हम जाते हैं, योग का जब हम अध्ययन करते हैं, तब हमें प्राण शक्ति से हमको रूबरू कि प्राण शक्ति के विषय में हमें और समझने, जानने, देखने की आवश्यकता पड़ती है। प्राण के माध्यम से ही जीवन की शुरुआत और प्राण के जाने से ही जीवन का अंत होता है, और संपूर्ण इस जीवन के मध्यावधि में हम प्राणों का ही व्यवसाय, प्राणों का ही बिजनेस, प्राणों का ही लेन देन, प्राणों का ही एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम मोटे मोटे तौर पर कहते हैं स्वास्थ्य, अपना ऑक्सीडेशन, अपना जीवन ऊर्जा का, या हम योग में कहते हैं चक्रों का साधना, इनका करते हैं। और जब हम प्राणों की बात करते हैं तो जो प्राणों का वहन होता है वो होता है नाड़ियों के माध्यम से। जैसे नाड़ियां या कुल्लिकाएं, जैसे पानी एक उपवन में विभिन्न नलिकाओं से, अलग अलग क्यारियों से जाता है, और उस दूर के उस कोने के समस्त पुष्पों को उस उपवन, उस बगीचे के जल मिलता है, और वह सब हरे भरे पुष्पित पल्लवित होते हैं, अर्थात उसमें सब जगह हमें अच्छा एक बगीचे का स्वरूप दिखता है। ऐसे ही नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर में प्राणों का अर्थात जीवन ऊर्जा का संचार होता है, और हमारा शरीर, हमारा देह हम एक अच्छी स्थिति में दिखता है। इन प्राणों का कब कमी होती है, क्यों कमी होती है, क्यों ये च्युति होती है, हम पूरा इस बॉडी फिजियोलॉजी या यौगिक फिजियोलॉजी की ओर जाते हैं, जो हमें एक बड़े क्षेत्र में ले जाता है, जिसको हम मोटे मोटे तौर पर समझते हैं आयुर्वेद या आयु का विज्ञान। अर्थात हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु कैसे होती है, कब हम जीवन में अच्छा महसूस करते हैं, कब हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, उसके क्या आधार हैं, कैसे इनको ठीक किया जाए, तब ये योग का एक संगत विषय ये भी होता है।
मैंने ध्यान की बात की थी और आपको यहाँ तक लेकर आया, तो ये ध्यान के आधार में हम सभी की आवश्यकता है। कैसे हम अपने जीवन की ऊर्जा को संगत अर्थात कंसिस्टेंस, जागृत अर्थात एक मोनोलीनियर और इसका हमेशा बनते जाना, प्रॉपर अमाउंट में होते जाना, हम कैसे कर पाए, ये हमें योग में जानने का, समझने का अवसर मिलता है। अब ध्यान के विषय में एक और मैं बात जोड़ दूं। पुनः यूनाइटेड नेशन ने 21 दिसंबर 2024 को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया, और विश्व ध्यान दिवस के माध्यम से यह बात को स्वीकार किया वैश्विक प्लेटफॉर्म पर विभिन्न देशों के साथ में कि ध्यान के द्वारा हम अपने जो स्ट्रेस का लेवल है, जो पीसफुलनेस है, जो रेस्टोरेशन ऑफ हीलिंग है, जो हमारा स्वास्थ्य है, उसका ये महत्वपूर्ण स्किल है, उसका एक महत्वपूर्ण उपयोगी हमें जिसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को, शांति को, स्ट्रेस लेवल को हम कम कर सकते हैं, स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। ये मेडिटेशन, इस पर क्लीवलैंड, यदि आप वेबसाइट पर जाएंगे तो क्लीवलैंड की वेबसाइट यूएस की है, और भी विभिन्न ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट, इन पे सब पे साइंटिफिक रिसर्च दी हुई हैं, जो ध्यान को लेकर के, जो स्ट्रेस को लेकर के, जो पीसफुलनेस को लेकर के, जो तनाव के, जो एंजाइटी है उसको लेकर के रिसर्च हुए हैं, साइंटिफिक रिसर्च हुए, उन्होंने प्रूफ किया है कि इस प्रकार से होता है। विशेष रूप से जो निद्रा है, आज के समय में हम देखते हैं कि जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है या ज्यादा बॉडी पे प्रेशर हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर हो जाता है, चाहे वह अस्वस्थ हम होते हैं तब नींद नहीं आती है रोग की स्थिति में, और जब हम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर, जिसको हम कहते हैं थका देते हैं, तब भी नींद उस रूप में नहीं होती है कि हम अपने आप को फिर से ऊर्जान्वित कर पाए। तो एक बेटर स्लीप के लिए ग्लोबली इस चीज को माना जा रहा है कि ध्यान इसमें सहायक है। आयुष की वेबसाइट पर जाकर हमारे देश में हमारे लोगों के द्वारा योग के माध्यम से जो शोध हुए हैं उसको भी हम जाकर के देख सकते हैं। वास्तव में जो स्लीप है, जो निद्रा है, उसके विषय में भी मैं बात जोड़ दूं, क्योंकि योग के माध्यम से जब भी हम आसन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, ये हमारी बॉडी के जो चैनल्स हैं, जो ऊर्जा के केंद्र हैं, जैसे मान लीजिए एक सरल उदाहरण के रूप में कहीं ट्रैफिक जाम हो गया। यदि ट्रैफिक जाम हो जाता उस चौराहे पर, उस गली में, तो वहां से निकलना मुश्किल है, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं या जब वो जो जिनका वहां से प्रतिदिन निकलना है, अपरिहार्य है निकलना, उनको कितनी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही जब हम स्ट्रेस किसी बॉडी के एक अंग में, जैसे आंख हमारी ज्यादा स्ट्रेस हो गई, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेस हो गया, हमने प्रेशर दिया, हमारा हार्ट स्ट्रेस में चला गया, तो वहां पर जो हमारी नाड़ियां हैं, जो प्राणों का जो संचार है, वह बाधित उसी प्रकार से होता है जैसे कहीं हम जाम को देखते हैं, ट्रैफिक जैम को देखते हैं और हमें बड़ा इरिटेशन होता है। ऐसे ही बॉडी के उस पार्ट को इरिटेशन होता है, ये हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हम इनकन्वीनियंस, हम डिस्कम्फर्ट, हम आरामदायक स्थिति को महसूस नहीं करते हैं। ऐसा होने पर हमें उसका कारण भी नहीं ज्ञात होता है कि हम असहज हैं, हम कंफर्ट में नहीं हैं, हमें ऐसा ज्ञात भी नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये स्थिति बढ़ जाती है, हम कहीं देखते हैं, किसी से सुनते हैं, या ये डिसऑर्डर की स्थिति में पहुंच जाती है, तब पता चलता है कि यह वास्तव में हमारे स्वास्थ्य की च्युति है, हम स्वयं में प्रॉपर अवस्थित नहीं है। यहीं जब हम और गहराई से जाते हैं, तब योग को करने जाते हैं, आसनों को करने जाते हैं, प्राणायाम को करने जाते हैं, तो ये हमारे नाड़ियों के जो चैनल हैं, जो यातायात शरीर में प्राणों का प्रबंधन है, उसको ये खोलता है। खोलने से हमें कुछ ही दिन में हम कैसे खोलता है, ये भी एक बहुत अच्छा विषय है। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ करके हम तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए, जो एक हमारा शरीर है,
हम योग के अभ्यास करते हैं, विभिन्न आसन करते हैं, खड़े होकर करने वाले आसन, बैठ कर करने वाले आसन, पेट के बल लेट करके, पीठ के बल लेट करके, और इन्वर्ट पॉस्चर अर्थात पैरों को ऊपर करके, जहां हमारा ग्रेविटेशनल जो संतुलन है वह बदलता है। ऐसी स्थिति में जो ब्लड फ्लो है, जो हमारा टोटल बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन है, जो हमारा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है, इन सब का एक रिजुविनेशन अर्थात जिसको हम कहते हैं नरिशमेंट, जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से इसका मसाज और री इन्वेंशन ऑफ बॉडी एनर्जी एंड बॉडी चैनलाइजेशन की स्थिति होती है। और 2-3 दिन में ही समझ में आ जाता है कि अब बहुत अच्छा लग रहा है। समस्या ये होती है कि हम उसको बहुत से लोगों के साथ में प्रायः कि हम उसको लगातार नहीं कर पाते हैं। लगातार नहीं करने से जो हमारे जो संस्कार हैं वो है या जो समस्या है वह पूरी तरह जा नहीं पाती है। और जो पिछली समस्या ने हमें इस प्रॉब्लम तक पहुंचाया था क्योंकि उसके अवसर ज्यादा होते हैं, फिर से हमें स्ट्रेस की लेवल है, फिर से हमें कहीं जाना है, रात भर यात्रा करनी है, और ऐसी स्थितियां घटित होती हैं जहां हमारे स्वास्थ्य की च्युति हो पाए। इन सारी स्थितियों में जो सबसे सस्ता, मैं आप सभी का ध्यान आमंत्रित करना चाहूंगा, जो सबसे सस्ता, सबसे सरल, सहज और 100% जो कार्य करने वाला समाधान है वह है योग का। क्यों? क्योंकि यह, जैसा मैंने आपको अभी बताया, यह कार्य करता है हमारे नाड़ियों पर, हमारे जो प्राण शक्ति, जीवन शक्ति है उस पर कार्य करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन चीजों से हम बने हैं, चल रहे हैं और हमारा जीवन चल रहा है, जो सबका आधार है, उसको हम ठीक करने की ओर जाते हैं। और जब वो ठीक होता है तो बाकी सब चीजें धीरे धीरे ठीक होती आती हैं। एक उदाहरण के रूप में, जैसे हमारे पास धन यदि बहुत ज्यादा आ जाए तो उस धन के माध्यम से हम मेटेरियलिस्टिक दूसरी कई चीजों को आसानी से खरीद सकते हैं। ऐसे ही यदि ये प्राण शक्ति हमारे पास आ जाए, जीवन ऊर्जा की कोई कमी ना हो, तब हम जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिधर चाहेंगे, उसको हम अपने मन से, अपने विचार से, अपने शरीर से कर सकते हैं। और जब हम कर पाएंगे तो हमें अपने मन के हिसाब से, मन माफिक उसके रिजल्ट भी मिल पाएंगे। ये बात योग में आती है, जिसको महाभारत में, जिसको महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के समाधिपाद के अंतिम क्रम पर योग वार्तिक में कहा गया है, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, नास्ति योग समम, अथवा नास्ति योग परात बलम, अर्थात सांख्य के समान ज्ञान नहीं है और योग के समान बल नहीं है, या योग के परे बल नहीं है। सबसे बड़ा जो है बल योग कहा गया है। परंपरा में यह भी कहा गया है, पश्यन्ति यम योगिनो, जिस कालातीत परमेश्वर के, जिस ब्रह्मांडीय चेतना को योगी लोग देखते हैं, बाकी नहीं देख पाते हैं, जो और देव और अन्य योनि के प्राणी हैं, ऐसा संस्कृति में प्रतिष्ठा योग की गई है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैर सांग पद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगाः, जिस यस्यांतम ना विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ऐसे योग की प्रतिष्ठा, योग के द्वारा उस तत्व को देखने की बात की गई है। उपनिषदों में यदि हम जाएं, हम साहित्य में जाएं, और यदि हम अध्यात्म में जाएं, तो जो एक साधन है, कहने का तात्पर्य है कि वह योग ही है। जीवन के क्रम से लेकर के, मैंने जो उदाहरण दिया, प्राणों के साथ हम अपना व्यापार शुरू करते हैं, और प्राणों की समाप्ति के साथ जो अंत्येष्टि संस्कार है कि प्राण पखेरु निकल गए, पंच महाभूतों में विलीन हो गए। इन पंच महाभूतों को, पंच तन मात्राओं को यदि हम दर्शन की बात करें, इन पंच तन मात्राओं को हमारी इंद्रियां कैसे इनसे संसर्ग या इनके साथ आते हैं, और इंद्रियों के साथ में हमारा मन कैसे इनको ग्रहण करता है, बुद्धि में ये किस प्रकार से ये इंप्रेशन देते हैं, इन सब का जो एक दार्शनिक स्वरूप हमें सांख्य के माध्यम से समझने मिलता है। और
विश्व की यदि हम प्रथम साइकोलॉजी को यदि कहें जो भारत की देन भी है, वह योग के अंतर्गत हमें अपने जीवन को और जीवन के क्रम को जो बाहर जगत है उससे हमारा किस प्रकार से संबंध है, यदि हम इसको विज्ञान के साथ जोड़ना चाहें तो हमारा एक प्रकार से जो भी हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं और व्यवहार करना चाहते हैं, मैं थोड़ा आपको गंभीर बात की ओर ले जा रहा हूं, वह हमारे ब्रेन से होती है। मेडिटेशन की ओर हम ले जा रहे हैं, कैसे मेडिटेशन काम करता है, वह हमारे ब्रेन से होती है। ब्रेन में हमारे नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि ब्रेन उसी से बना हुआ है, ब्रेन के सेल वही हैं। इन न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा कंज्यूम होती है और यह ऊर्जा ही हमारे शरीर यह ऊर्जा ही हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। इस ऊर्जा से ही हम अपना हाथ ऐसे हिला पा रहे हैं, पैर से चल पा रहे हैं, और इस ऊर्जा के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा ऑटो नर्वस सिस्टम है, हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इनसे तो हमारा शरीर चलता है, साथ ही साथ इसका एक दूसरा लेवल भी है। जब हम सोचते हैं तो ये हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन वेव्स बनाता है। वेव्स उसी प्रकार से बनाता है, कर लेते हैं। हमारा ब्रेन उसी प्रकार से वेव्स या तरंगे बनाता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर, बिजली का एक ट्रांसफॉर्मर होता है, यह ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार से तरंगे जो निचली आवृत्ति की आ रही हैं, निचली क्षमता की आ रही हैं, कम क्षमता की आ रही हैं, उनको उच्च क्षमता में बदलता है। और इस ट्रांसफर के इस जो ये लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर हमारे घरों के आसपास हमने देखा है, कभी लाइट लो हो जाता है, एसी नहीं काम करता है, बिजली का कम वोल्ट आ रहा हम कहते हैं, तो ये उसको प्रवर्धित कर देता है, बढ़ा देता है। ऐसे ही ये ब्रेन हमारा, जब हम ज्यादा चिंतन में हैं, ओवर हम एक्टिव हैं, तो ये वेव्स बढ़ाता है। ये जब हम शांत हैं तो ये वेव्स कम करता है। जब हम स्लीप में जाते हैं तब ये ब्रेन और भी कम वेव्स बनाता है। इसका मेजरमेंट जो वेव्स का अनुमापन करती हैं हमारे जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, वेव्स के अनुमापन करने वाले, उसके द्वारा हुआ है, और लगभग 50 वर्षों से इस पर शोध चल रहा है, और शोध के माध्यम से मेडिटेशन स्टेब्लिश भी हुआ है। मैं केवल इसलिए ध्यान आपका दिलाना चाह रहा हूं कि कैसे ये ब्रेन जब हमारा वेव्स बनाता है तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी होती है, विजिबल एक्टिविटी या अनुभूत करने वाली एक्टिविटी, हमारे शरीर का चलना है। लगभग 17-18 वाट का करंट हमेशा हमारे शरीर में बनता है, जो एक छोटे बल्ब को, या जो हमारी 20 वाट की जो ये लंबे ट्यूब जल रहे हैं लेड वाले, इनको जला सकता है लगातार जब हम एक्टिव स्टेट में काम करते हैं। ये जब वेव्स बनते हैं तो ये वेव्स आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब, इनके संपर्क में जो आता है वह भी इन वेव्स से प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये भी है कि हम अपने साथ अपने पर्यावरण को भी एक प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, अपने आसपास के परिवेश में भी हमारा प्रभाव हो रहा है। इसी का दूसरा स्वरूप है कि जब हम हारमोनी में होते हैं, जब हमारे जीवन में हारमोनी है, इसका मतलब है कि हमारी जो वेव्स हैं उनका दूसरे की वेव्स के साथ, और दूसरे की जो वेव्स हैं उनका हमारी वेव्स के साथ क्लैटर, अर्थात असंयोजन, असमायोजन नहीं है। तब जीवन में संतुलन होता है, शांति होती है, और हम एक अच्छा परिवेश, अच्छा जीवन, शांति, सरलता महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। यह परिभाषा हमें यहां तक ले जाती है, जो चित्त की जो भूमियां हैं, जो महर्षि पतंजलि ने के योग सूत्र में आई हैं, जो एकाग्र और निरुद्ध भूमि है, उसकी ये विशेषता है। जो समाधि के विभिन्न प्रकार कहे गए हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, जो सवितर्क, सविचार, इन समाधियों का प्रकार कहा गया है, ये सब ब्रेन की वेव्स के माध्यम से होता है। इन वेव्स का अनुमापन भी किया जाता है ईसीजी के माध्यम से। केवल मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हमारे ध्यान में हमारी शक्ति जब तक एक के पीछे एक, जैसे हम
एक एक चेन बनाते हैं, और चेन से हम एक चेन को खींचें तो बाकी सारी चेन खिंचती चली आती हैं, या जैसे हम एक लाइन में खड़े हैं, पीछे का व्यक्ति धक्का देगा, उससे आगे वाले को धक्का लगेगा और सब आगे के पूरे लोग धकियाते हुए चले जाएंगे। ऐसे ही ध्यान में लगातार जब तक सतत हमारी एनर्जी नहीं होगी, प्रोपेलिंग नहीं होगी आगे बढ़ाते हुए, तब तक हमारा जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है ध्यान का, जैसे हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, जैसे मेंटल ड्रिलिंग, हम रिकॉल करना चाह रहे हैं किसी चीज को, तो हमारे जो ब्रेन के जो नोट्स हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उनमें जब प्रॉपर संयोजन, क्योंकि लगभग 10,000 कनेक्शन एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के साथ बनाता है, हम इंफॉर्मेशंस को अराउंड मोर देन 4-5 बिलियंस के आसपास हमारे पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स और सेल हैं। इनमें जितना क्लिष्ट, जितना कॉम्प्लेक्स सम्मिश्रण इनके संबंधों का होता चला जाता है, उतना ज्यादा व्यक्ति में क्षमता ज्ञान धारण करने की, उसकी समझ जीवन में बढ़ती चली जाती है, जिसको हम न्यूरोलॉजी या न्यूरोसाइंस या साइकेट्री और योग के अंतर्गत भी, जो हम ध्यान में गहराई से जाते हैं, ध्यान के प्रभाव को समझना चाहते हैं, इन इन बातों को हम समझने के क्रम पर आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है विद्यार्थियों या हम सभी की दृष्टि से कि हम कैसे अपने ब्रेन वेव्स को संतुलित करें। इसके लिए उपयोगी होता है जब हम यम और नियम की बात करते हैं। योग सूत्र के अंतर्गत, अष्टांग योग के अंतर्गत हम सभी ने सुना है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, ऐसी परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी हुई है। हम जब इन पर अवस्थित होते हैं तब बात आती है आसन की, जिसको स्थिर सुखम आसनम से महर्षि पतंजलि ने परिभाषा दी। अर्थात जब हमारी हार्मोनी हो गई, यमयंती प्रेरयंती यमा और नियमयंती निवर्तयंती नियमा से इनकी भी परिभाषाएं की गई। जब हमारी हार्मोनी हो गई, हमारी वेव्स इस प्रकार के हो गए, तब हम स्थिर हों एक ऐसी इस अवस्था में जिसको हम आसन कहते हैं, स्थिर सुख की स्थिति। तब हम प्राणों का संधीयते, संधान करते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं, उसके आयाम को बढ़ाते हैं। तब प्राणायाम, जो महर्षि पतंजलि की परिभाषा है, तस्मिन सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदा प्राणायाम, ये परिभाषा दी गई है। हम प्रत्याहार करते हैं, अर्थात और दूसरी जगह से अपने ध्यान को जिस जगह हम केंद्रित होना चाह रहे हैं लाते हैं, तब प्रत्याहार घटित होता है, और इसी को हम धारणा कहते हैं। और इस धारणा की जो कंटिन्यूटी है उसको हम ध्यान कहते हैं। और आगे यह स्थिति समाधि में बनती है, जो एक उच्चतर यौगिक साधना का विषय है, प्राप्तव्य है, और जीवन की अंतिम परिणति है, जहां पर अमृतत्व की स्थिति होती है, इसके इतर मृत्यु की स्थिति होती है। योग का ताना बाना भारतीय संस्कृति में इन्हीं चीजों को लेकर के बना है। हम योग के माध्यम से जीवन के रहस्यों को, जीवन में कैसे हम और अधिक सफल हो पाएं, इसको, जीवन में कैसे हम रोग रहित हो पाएं, इस चीज को, और जीवन के टोटल ताना बाना, टोटल व्यवहार, टोटल प्राप्तव्य क्या हो सकते हैं, सुख और दुख के क्षेत्र में किस प्रकार से हम ड्वेलिज्म, दोनों तरफ के रूप में रहते हैं, इस दर्शन को भी हम योग में समझ पाते हैं। और जब यह हम पूरे अपने जागतिक व्यवहार को, अर्थात हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमने प्राप्त कर लिया और क्या हम प्राप्त करना चाहिए, इस पूरे बिजनेस को हम समझ पाते हैं, तब इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी को हम समझ पाते हैं। तब यह हमें योग के उच्चतर लक्ष्यों तक, समाधि पर्यंत तक उसको समझने के लिए, और जैसा भगवत गीता कहती है कि लाखों में कोई एक इस ओर जो है उत्सुक होता है, उन लाखों में भी सी कोई एक जो है ऐसी उच्चतर स्थित प्रज्ञता या समाधि या ईश्वर प्राप्ति या योग के चरम लक्ष्य को समझने में, उस पर अवस्थित होने में सक्षम या पहुंच पाता है, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में आया है।
इस इन बातों के साथ मैं आप सभी को योग के क्षेत्र में आपकी रुचि के हिसाब से, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया, आपकी रुचि के हिसाब से आपका यदि कोई जिज्ञासा है, आपका कोई विचार है, इन सब के लिए आमंत्रित भी करता हूं। और योग की क्षमताओं को, योग के विस्तार को हम सभी ले सकते हैं। ये एक अलग बात है कि हम कब उसकी ओर उन्मुखीकरण हमारा होता है। और प्रत्येक व्यक्ति के पास सामर्थ्य है कि वह अपना विस्तार कर पाए। सभी व्यक्तियों के पास है, क्षमता है। इसको कहा गया है कि वास्तव में सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण है। जैसे एक मैं उदाहरण दूं समाप्त करने से पहले, जैसे एक घड़ा है या एक बलून, या एक बलून की बजाय एक टंकी है जो गोल आकृति की है। इसमें तीन छिद्र यदि हम बनाएं, एक हम ऊपर की ओर बनाएं, एक हम इसके बीच में बनाएं अर्थात हॉरिजेंटल, और एक हम छिद्र बनाएं इसके बॉटम में। तो यदि हम इसमें यदि कुछ लिक्विड भरेंगे, भरना चाहेंगे, और यदि हम बॉटम के छिद्र का नल खोल देंगे तो ये कहाँ जाएगा? यह भरेगा ही नहीं, और भरने से पहले ही इसकी पेंदी से नीचे से निकल जाए। यदि हम बीच का छिद्र ना खोलें, हॉरिजेंटल वाला खोल दें, तब यह हॉरिजेंटल निकलता रहेगा, और यह ऊपर का जो छिद्र है, विस्तार है, उस तक नहीं पहुंचेगा। और यदि हम इन दोनों छिद्रों को बंद रखें, तब यह ऊपर के छिद्र तक पहुंचेगा। इसी प्रकार से तामसिकता, राजसिकता और सात्विकता हमारे जीवन ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। यदि हम तामसिकता में जाएंगे तो ये हमारे जीवन ऊर्जा को डाउनवर्ड, नीचे की ओर ले जाएगा, और हम अज्ञान, मोह और आलस्य, इन सब चीजों में जुड़े रहेंगे। यदि हम हॉरिजेंटल गति करना चाहते हैं, यदि हम जीवन में सतत जैसे हैं, हमारा और विस्तार और सुख मिले, हमें और लोभ की स्थिति हो, हम और ज्यादा सारी चीजों को एक्वायर करें, तो ये हॉरिजेंटल गति है जीवन में बढ़ने की, हम उस ओर बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब हम उस हॉरिजेंटल से अर्थात समानांतर से ऊपर उठना चाहेंगे कि इसके ऊपर भी कुछ है, तब हम सात्विकता का हमें सहारा लेना पड़ता है जीवन में। सात्विकता अर्थात धर्म, ज्ञान, बुद्धि और वैराग्य, इन चीजों की ओर आते हैं, जहां पर हम सब चीजों को देख चुके हैं। ये सात्विक बुद्धि के विषय योग में कहे गए हैं, जिनसे हम आगे चल के हृदय से, हृत्पिंड से, हृत कमल से, हृत पुष्प से और नाड़ियों के केंद्र से जुड़ते हैं, अनाहत चक्र से जुड़ते हैं, और योग घटित होता है। तो इन्हीं बातों के साथ हम कैसे अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित करें, जीवन को व्यवस्थित करें, अपने स्वास्थ्य और आरोग्य जो स्थिति है उसको व्यवस्थित करें, संपूर्ण जीवन के क्रम को समझें, इन सब बातों का पूरा होराइजन जो है योग खोलता है, योग बताता है, बताने में सक्षम है। आप सभी का पुनः, सुधांशु जी का धन्यवाद कि हम लोगों ने ध्यान, स्वास्थ्य अर्थात स्वयं में अवस्थित होना, कहीं भी जाएंगे, कितनी भी दूर तक जाएंगे, आना तो अपने के अंदर ही है। यदि यह जैसे हम घर लौट कर आए और घर हमें अस्त व्यस्त मिले तो कैसा मन हमारा लगेगा, कैसा हमें महसूस होगा। ऐसे ही जब हम शरीर को बिगाड़ लेंगे या व्यवस्थित नहीं रखेंगे, तब हम रात में सोने के लिए आएंगे, या एंड ऑफ द डे जब जीवन की शाम होगी और वहां हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा, तब समस्याएं ही उत्पन्न होंगी। तो कैसे हमारा ट्रैक सही रहे, आज हम विद्यार्थी हैं, कल हमारा गृहस्थ जीवन, परसों हमारा और आगे का उन्नत जीवन सही ट्रैक पर हो, इन सब चीजों में जागरूकता अभी से आवश्यक है। और सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस ही दो ऐसी चीजें हैं जो हमें आने वाले संभावित जो च्युति है उनसे हमें ये अवेयर करा सकता है। निरोधात्मक या प्रिवेंटिव जो योग का स्वरूप है, ये पूरा का पूरा इसी दायरे में काम करता है। सुधांशु जी का बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से प्राचार्य जी का, आप सभी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आने की अपनी रुचि दिखाई। और मैं आपको जो सेंसिटाइज करवा पाया,
या इन बातों को आपके सामने ले पाया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय बड़े भाई प्रोफेसर सुशील दुबे सर के प्रति। सचमुच आपने हम सबों का जो मार्गदर्शन किया है वह न केवल हमारे एकेडमिक लाइफ के लिए बल्कि हमारे सामान्य जीवन के लिए भी काफी उपयोगी है। और जब आप हमें अपनी ओर देखने के लिए प्रेरित कर रहे थे तो मुझे एक शेर याद आ रहा था। उसकी दो पंक्तियां हैं कि जिंदगी भर गैरों से गुफ्तगू होते रही, अपने आप से मगर मुलाकात ना हुई। तो सचमुच हम लोग अपने भागदौड़ की जिंदगी में तमाम सारे उपक्रम करते रहते हैं, तमाम सारे व्यवसाय करते रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम स्वयं खो जाते हैं। इसलिए योग और ध्यान एक माध्यम है अपने आप को जानने का, और निश्चित रूप से यह स्वास्थ्य का भी एक सबसे कारगर उपाय के रूप में विकसित हुआ है और सदियों से यह काफी प्रचलित भी रहा है। तो आपके जैसे साधक इसे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टूल्स के रूप में स्थापित कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और चूंकि हाल में ही हम लोगों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया और पूरे विश्व भर में लगभग सभी देशों में उस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुए, तो मैं इस अवसर का लाभ लेते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारत सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके प्रयास से आज हम लोग 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना चुके हैं। और निश्चित रूप से योग के क्षेत्र में एक जागृति आई है और आगे और जागृति की उम्मीद है। तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो भी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, आप लोग अगर हमारे आदरणीय सुशील सर के वक्तव्य पर कोई टिप्पणी करना चाहते हो या इनसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप सबों का हृदय से स्वागत है। आप अपना माइक ऑन करके अपना परिचय देते हुए प्रोफेसर सुशील दुबे सर से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सबों का हृदय से स्वागत है। हरिओम सर। मैं हर्ष रॉय आपका विद्यार्थी हूँ, पीजी डिप्लोमा से। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत दिन के बाद सर आपका आपको देख रहा हूँ और आपकी बातों को सुन रहा हूँ सर। सर आपने जो आज बताया वो बहुत ही कारगर था, बहुत ही अच्छा चीज बताया सर, जो हम मतलब क्लास में भी नहीं पढ़ पाए थे। मुझे थोड़ा सा खेद था सर इसके लिए कि मेरी क्लास होती थी तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाता था क्लास में। लेकिन जो आज ने बताया सर, लगा कि मैंने बहुत सारे चीज जो मैंने मिस किया था वो मुझे आज मिल गया। इसके लिए सर मैं दिल से धन्यवाद सर आपका। और एक रिक्वेस्ट है सर कि बीच बीच में सर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम लोग को जीवन आनंद हो जाए सर। बैठे बैठे चीजों के यहीं से हमको चीज मिल जाती है सर। नहीं, जरूर। हर्ष जी, आप स्वयं योग के साधक हैं, योग करवाते भी हैं। और आप जैसे सब अच्छे लोगों के जुड़ने से वास्तव में ये भी एक भावना है कि विचार अपने आप निकलते हैं, क्योंकि उनको रिसीवर लेने वाले हैं। यही तो बात ध्यान की हो रही है कि जब हम ऐसा अपनी वृत्ति को बनाएंगे, तब हमारा ध्यान उस ओर पहुंचेगा जहां पर हम उसके पहुंचाना चाह रहे हैं। आ, धन्यवाद, आपने अपने विचार दिए। और सुधांशु जी के लिए भी कॉम्प्लीमेंट है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करवाया और सब ऐसे लोग जुड़ पाए। थैंक यू। थैंक यू सुधांशु सर। आप बीच में और कभी ऐसा कुछ हो तो सर आप एक बार करवाइए सर इसको। और थोड़ा बड़े पैमाने पे अगर संडे का अगर रखा जाए सर तो और ज्यादा ही मजा आ जाए सर। और भी कोई कुछ बोलना चाहते हो या प्रश्न पूछना चाहते हो तो आपका हृदय से स्वागत है। मैं अपने मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए बहुत लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। आप लोग स्वयं आगे आकर अपना प्रश्न रख सकते हैं। कोई भी आप में से, बहुत सारे 61
लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे शैक्षिक जगत से, योग के जगत से, सभी प्रकार से आप हैं। अपनी भी कोई बात कहना चाहते हो, अपना अनुभव कुछ जी, बताना चाहते हो, वो भी कह सकते या हैं, कोई क्योंकि टिप्पणी भी करना चाहते हो सर के वक्तव्य पर, तो आप समूह का स्वागत है, या कुछ पूछ भी सकते हैं। जी आवाज जा रही है सर। जी, हाँ बोलिए। जी आ रही है, बोलिए आवाज आ रही है। जी वीडियो भी ऑन कर सुधांशु लीजिए। सर। जी वीडियो जी भी ऑन, वीडियो ऑन कर लीजिए और अच्छा होगा, आपको देख पाएंगे। हाँ बोलिए। जी आवाज जा रही है श्रीमान। जी। बोलिए। क्यों। जी दोनों आचार्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर रामायण सेन, तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय से बोल रहे हैं, संस्कृत विभाग से। बहुत स्वागत है, बताइए सर। सुना है सर, बहुत दिन से अभिलाषा ही लगी हुई थी कि आचार्य पतंजलि ने जो अष्टांग योग दर्शन का स्वरूप स्थापित किया, उसमें प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग किया है। जैसे सत्य की प्रतिष्ठा होने पर, शौच की प्रतिष्ठा होने पर क्या प्रतिफलित होता है। एक उदाहरण स्वरूप हम कह रहे हैं कि उसमें आचार्य कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जी। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा जब किसी भी मानव मात्र में प्रतिष्ठित हो जाएगी, तो उसके सानिध्यवर्ती जितने लोग रहेंगे, जितने जीव रहेंगे, सभी आपस में वैर को त्याग देंगे। तो इस स्थिति को प्राप्त आज के युग में कैसे किया जा सकता है, या कोई व्यक्ति ऐसा आचार्य के द्वारा दृष्टिगत हुआ है, यही मेरा क्वेश्चन है। हाँ नहीं, आपका तो विषय बहुत अच्छा है, और ये वास्तव में मेडिटेशन पर केंद्रित है। और पूरे असल में इसमें जो हमारे यम और नियम है, पहले तो इसका संदर्भ स्पष्ट कर दें। हमारे बहुत से विद्यार्थी हैं। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र जो है, उसका द्वितीय साधना पाद में 2:42 से जब यम नियम का विषय शुरू होता है, तो यम और नियम को बता करके महर्षि पतंजलि एक एक विषय में कहते हैं कि किस सत्य में प्रतिष्ठित होने पर क्या होगा, अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर क्या होगा, अस्तेय में प्रतिष्ठित होने पर क्या होगा। इसको हम एक प्रकार से सिद्धि भी कह सकते हैं उनकी, या उनसे जो लाभ होने वाला उनकी प्रतिष्ठा में क्या होगा। ये महर्षि पतंजलि ने कहा है। 9 विषय इसमें कहे गए हैं। 9 मतलब यम और नियम संदर्भित हैं, और 10 टोटल इनमें प्रतिष्ठाएं कही गई हैं। इन प्रतिष्ठाओं में, जैसे मैंने अभी चर्चा मेडिटेशन में ब्रेन वेव्स को लेकर के की, आपने जो मूल बात उठाई कि जैसे वैर त्यागा, क्या किसी का ऐसा हुआ है या होता है, या ये कैसे होता है, ये तीनों बातें आपने, मुझे जो समझ में आ रहा, उठाई हैं। जी 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 श्रीमान। जी। तो हमने ब्रेन वेव्स की बात की थी बीच में, यदि आपने उसको ध्यान दिया होगा। उस समय हमारा ब्रेन जो है, ध्यान की स्थिति में, कार्य करने की स्थिति में, ये वेव्स बनाता है। ये हैं डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गामा। जी जब हम पर एक्टिव होते हैं तो ये गामा वेव्स बनाता है, और बहुत एनर्जी भी कंज्यूम करता है। जैसे ट्रांसफार्मर वेव्स बनाता है, एनर्जी भी कंज्यूम करता है, गर्म हो जाता है। जी हम जी की स्टेट में है, ये थीटा की स्टेट होती है, 2 या 4 की इसमें वेव्स बन रहे हैं। तो जब वैर त्याग की बात आती है, वो केवल इस पर आधारित है कि हम मेडिटेशन में हैं, हम सत्य और अहिंसा में प्रतिष्ठित हैं। हमारी जो ब्रेन वेव्स बन रही है वह हिनति, अर्थात हम किसी को मारेंगे नहीं, हमारा मैत्री भावना है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, या जो भावना है, अहिंसा की विपरीत जो भावना है, जो वेव्स हमारी बन रही है, उसका रिसेप्शन इतना ज्यादा, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, या हमारी साधना इतनी प्रौढ़ और दृढ़ है कि उसके सामीप्य आने वाले उस ब्रेन वेव्स से, उसकी हार्मोनी से प्रभावित होते हैं। और उनमें जो निगेटिविटी है, जैसे एक मैग्नेट होता है, चुंबक, उसके पास हम एक छोटा सा आलपिन ले जाएं,
तो थोड़ी देर में उस वो आल्पिन जो है उसमें मैग्नेट तो नहीं है, लेकिन उस आल्पिन से दूसरी आल्पिन चिपक जाती है। आल्पिन मतलब लोहे की जो छोटी पिन होती है, तो तीन चार एक साथ चिपक जाती है, सबसे ऊपर मैग्नेट होता है। तो ये जो टेंडेंसी है हमारी, वह दूसरे में भी प्रतिफलित होती है, और जो निकटवर्ती जो प्रदेश है, क्षेत्र है, उसमें ये वेव्स का जो प्रभाव है उसके कारण ही ऐसा हम साइंटिफिकली जो देख सकते हैं वह ऐसा होता है, जिसको हम हार्मोनी कहते हैं। आज हम इसको दूसरे नाम से ग्लोबली परस्यू कर रहे हैं। आप संस्कृत के क्षेत्र के विद्वान हैं। हमारे शैक्षिक क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी आती चली जा रही है कि कैसे हम भी सही रहें और दूसरे लिविंग क्रीचर और बीइंग भी सही रहें, जिसको हम विश्व बंधुत्व हमारी परंपरा से कह रहे हैं, लेकिन पाश्चात्य से आ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये यूनाइटेड जी। नेशन से आ रहा है। 17 गोल SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आइडेंटिफाई ग्लोबली किए गए हैं, और उसको पुशअप कर रहे हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार भी यही है कि हमारी हार्मोनी कैसे हो, और इसके मूल में भी ये है कि हम कैसे इस प्रकार से चिंतन करें, या जैसा हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव वाइब्स, ये लोग टी शर्ट में लिख लिख के घूम रहे हैं जगह जगह कि वाइब्स पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब तक हम दूसरे के प्रति पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, कहने का मतलब अहिंसा की भावना नहीं होगी, वैर की भावना नहीं मतलब का अभाव होगा, तब तक हमारी हार्मनी कैसे बनेगी। इसी संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने आज से हजारों वर्ष पहले, या जैन धर्म में अहिंसा की इतनी बड़ी प्रतिष्ठापना, या बौद्ध धर्म में इतनी बड़ी अहिंसा की प्रतिष्ठापना की, और ये ग्लोबल बढ़ता गया क्योंकि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती गई। इसकी इसकी वेव्स बहुत ज्यादा हैं साधक की। एक जो साधना करने वाला है, जब वो वास्तव में सत्य और अहिंसा पर प्रतिष्ठित होता है, तो वो कहीं भी जाता है, उसकी स्थिति जो है एक्सेप्टेबिलिटी की होती है, उस वह स्वीकार्य होता है, ऐसा अनुभव आता है, ऐसा अनुभव आता है। इसकी दूसरी भी चीज है कि हमारे अंदर इतनी एनर्जी भी होनी चाहिए। देखिए, ब्रेन तभी उतनी स्ट्रांग वेव्स बना सकता है जब खुद शरीर में उतनी ऊर्जा हो। तो इसकी पॉजिटिविटी इतनी, थर्मल बॉडी का जो थर्मल है, जिसको हम कहते हैं आभा, जिसको हम कहते हैं ओज शक्ति, जो वास्तव में सप्त धातुओं में जो वीर्य धातु है उसके ऊपर की धातु है, उसका भी जो कंसाइज रूप है, उन सब क्षमताओं से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, जो त्रिरत्न की स्थापना की गई है, इन सब का आधार वही है। लेकिन इन कंटेक्स्ट से हट करके यदि हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, तो ये हम लौकिक, हमारी जो स्थिति है, हमारी साधना को उस स्तर तक पहुंचना है। लेकिन हमारा जो आत्मविश्वास जागृत होता है, तब होता है जब हमारा कॉन्फिडेंस हमारा बहुत ज्यादा होता है, जब हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है, तब हम सोचते हैं कि हम सब काम कर लेंगे। ये तभी होता है जब हम, इसका एक उदाहरण अहिंसा है, इसका एक उदाहरण जो है एक एक मैचिंग, और एक हमारी कार्य परिणित करने की क्षमता है, जिसको हम कहते हैं कि हमने सोचा और हमने कर डाला। मैनेजमेंट सारा का सारा इसी प्रिंसिपल पर चल रहा है कि हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये छोटे या उसके निचले स्तर के सिद्धांत हैं। उच्चतर स्तर पर अहिंसा की प्रतिष्ठा में वैर त्याग की बात, जहां पर हम पूरी हार्मोनी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या विश्व बंधुत्व की परिकल्पना कर पाते हैं। मुझे लगता है कि आप इससे सहमत होंगे, या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की। और उसके प्रतिफलन के रूप में एक व्यक्ति का नाम उसमें दिया जा सकता है, दिया भी गया है वहां पर। वाल्मीकि ऋषि के नाम दिया गया है कि जी उन्होंने सत्य को प्रतिष्ठित किया, जिसके फलस्वरूप परिणति इस रूप में हुई कि अहि और नकुल, सांप और नेवला, दोनों आपस में शाश्वतिक विरोध के लिए ख्यात हैं, जी जी। लेकिन उनके आश्रम में दोनों एक साथ रह रहे हैं। बिल्कुल यही बिल्कुल, बहुत बहुत दृष्टांत है हमारे यहाँ। तो ऋषियों का आश्रम और परिवेश ऐसा ही था। तो आज के युग में सर कह रहे हैं कि कोई ऐसा दृष्टिगत हुआ है श्रीमान के द्वारा, इसके लिए हमारा क्वेश्चन था। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के युग में, जैसे जो गुरु रामदेव जी हैं, तो सुना गया था बहुत पहले कि शायद रामलीला मैदान दिल्ली में जो गुरु ये थी कर रहे थे, और उसमें क्या हुआ कि साड़ी पहन करके भाग निकले थे।
तो अहिंसा प्रतिष्ठित होने पर करोड़ों आदमी आएगा तो भागेगा क्यों? वो तो अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई तो ये तो आपस में वैर भाव त्याग न देंगे समीपवर्ती लोग। नहीं नहीं, ये देखिए देखिए, ये तो देखिए, जीवन जीवन जो है ना वो व्यवहारिक है। जी जी हाँ। हम व्यवहारिक जीवन में हैं, और व्यवहारिक जीवन में कई प्रकार के धर्म कहे गए। और स्वयं वाल्मीकि रामायण में भी आप जाएंगे तो वहां पर धर्मों के विविध प्रकार हैं, विविध तरीके से उनके उपयोग की बात है, और धर्म की गति गीता में गहन भी कही गई है। तो ये सब तो उदाहरण है हमको। अब क्या सर्वोपरि है, जीवन सर्वोपरि है कि मरणम सर्वोपरि है, किस रूप में हमें बचना है तब हम आगे कर पाएंगे, ये सब बातें खैर मतलब वो तो एक अलग हम परिचर्चा में चले जाएंगे। जो आपका मूल प्रश्न है कि किसी को ऐसा देखा है क्या, देखिए जो व्यक्ति ऐसा है, हम यदि मान लीजिए उसको जानना चाहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि हम हमारा अभी दायरा छोटा है, अभी हमने तो पूरी प्रतिष्ठा नहीं की हिंसा में, जी जी हाँ। लेकिन हम उस दायरे को जानना चाह रहे हैं जो हमारे दायरे से बड़ा है। जी हाँ। तो ये कैसे होगा? हम तो उतना धीरे ही जान धीरे। पाएंगे जितना हमारा दायरा है। जी जी हाँ। तो हम हमेशा एक आदर्श रखते हैं कि हाँ ऐसा होता है, हो सकता है, जिसके प्रतिमान हमारे साहित्य में, हमारे ग्रंथों में उपलब्ध हैं, और लॉजिकली हम मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हाँ, धीरे धीरे उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी नमस्कार। जी जी जी। और भी यदि आप लोग में से कोई अपनी बात कहना चाहे, देखिए बहुत अच्छी बातें निकलती हैं चर्चा में। आप देखिए, आपने इतनी अच्छी बात उठाई, आप भी कुछ और कोई कहना चाहें तो स्वागत है। और भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हो भैया से तो आप सबों का स्वागत है। मुझे लगता है कि अब कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं प्रोफेसर सुसीम दुबे सर से अनुरोध करूंगा कि सर आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम लोगों के हेलो लिए देने का सुधांशु कार्य सर। करें। जी जी हेलो। जी। जी जी हाँ सर, मैं, बोलिए सर, बोलिए। हाँ आवाज नहीं जा रही थी मेरी। मैं डॉक्टर आनंद विजय सिंह, दर्शन शास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय। जी स्वागत है। तो हाँ, मेरा प्रश्न है कि ये जो योग है, तो योग को क्या क्या आज के दुनिया में जो मैनेजमेंट का क्षेत्र है, प्रोफेशन का जो क्षेत्र है, उसमें वो कहाँ तक सटीक बैठेगा? क्योंकि जो योग करते हैं लोग, एक समय के बाद वही शिथिल हो जाते हैं आफ्टर 50। और वो ओनली फॉर वो साइकिक रहता है, माने जो हमारा मतलब है कि जो हठ योग है वो उनका छूट जाता है। तो क्या सूक्ष्म योग से क्या व्यवहारिक दुनिया को बदला जा सकता है बिना हठ योग किए हुए? नहीं, हम समझे नहीं, सूक्ष्म योग आप, से व्यवहारिक दुनिया को बदला जा सकता है? थोड़ा और स्पष्ट कीजिए विचार को। नहीं, मेरा प्रश्न है कि हठ योग और उसमें एक सूक्ष्म योग है ना, आंतरिक जिसको बोलते हैं। और जो हठ योग मतलब आसन नहीं करते हैं, तो आसन तो मान लीजिए एक सीमा तक है, एक एज तक है, मान लीजिए कि 50 वर्ष तक। तो आफ्टर 50 जो सूक्ष्म योग है, अंतरंग योग है, जिसको साइकिक योग कहते हैं, वो कहाँ तक वो सफल हो सकता है व्यवहारिक दुनिया में? देखिए, प्रश्न तो हम्म। आप मतलब जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, हम्म। व्यवहारिक जो हमारी दुनिया है, हम्म। व्यवहार पूरे जीवन से हमारे जुड़ा हुआ है। जब तक हम्म। हम जीवन में हैं, हमारा आयु हम्म। है, जीवन का क्रम चल रहा है, तब तक व्यवहार है। जी। अंतर ये आ रहा है जिसकी ओर आप निर्देशित करना चाह रहे हैं, कि हमारी जीवन की क्षमता में जैसे जैसे एजिंग हो रही है, उम्र हमारी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी क्षमताएं कम हो रही हैं।
वैसे वैसे रोगों के होने की स्थितियां भी बढ़ती जाएंगी यदि हमने प्रॉपर मैनेज नहीं किया। कुछ लोगों का, जिसकी ओर आप इंगित कर रहे हैं कि योग करने वालों का ऐसा और दूसरी स्थिति, तो कुछ लोगों का देखिए माइंड बॉडी इस प्रकार से जेनेटिकली ट्यून्ड मिला है कि उनका नेचुरली योग हो रहा है। डॉक्टर की जरूरत किसको पड़ती है? कोई ऐसे ही तो फीस डॉक्टर को देने नहीं जाता है कि हम खाली बैठे हुए हैं और डॉक्टर भी खाली बैठा हुआ है तो हम डॉक्टर के पास जाएं। यदि हमें समस्या है तो हम एक चिकित्सक के पास जाते हैं। यदि हमें ज्ञान की आवश्यकता है तो हम महाविद्यालय में जाते हैं। यदि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो हम किराना में या उस जगह पर जाते हैं। ऐसे ही ये निरोधात्मक जो उपाय है, यदि हमें स्वास्थ्य की और स्वास्थ्य के मार्ग की आवश्यकता है जो योग में मिल सकता है, तो हम, आपने जो उदाहरण दिया, हम आसन की ओर जाते हैं। 50 साल तक कर सकते हैं या करने वाले और आगे तक भी करते रहते हैं। ये व्यवहार का रास्ता खुला हुआ है। रही बात आगे की कि जो आंतरिक योग है, हमें शांति की जरूरत है, हमें अपने अंदर उतरने की जरूरत है, हमें अपने अंदर अवस्थित होने की जरूरत है। हमने जीवन का, व्यवहार का बहुत सारे सुख दुख देख लिए। ऐसी स्थिति में जो अतरंग योग है, जो महर्षि पतंजलि ने तीसरे अपने जो चैप्टर है विभूति पाद, उसका आरंभ होता है धारणा ध्यान और समाधि से, त्रयम अंतरंगा पूर्वेभ्य, इस दृष्टि से उन्होंने कहा है। तो धारणा ध्यान समाधि फिर वहां पर आता है कि कैसे हम अपने अंदर उतरें, अपने अंदर ही चीजों को, क्योंकि हमने व्यवहार के जो उनके रिजल्ट्स थे वो देख लिए। जैसे हम बहुत बार अच्छा अच्छा खाने के लिए गए, अब उसमें हमारी प्रीति नहीं हो अच्छा खाने के लिए, तो अब हम जाते नहीं रिसेप्शन में, हम प्रीति भोज में जाते नहीं हैं। हम जाते भी हैं तो हमारा उतना अच्छा खाने में हमारी रुचि नहीं है। उसके दो कारण हो सकते हैं कि अब उतना हमें पछता भी नहीं है, तो हम उतना जीवन का व्यवहार कर भी नहीं पाते हैं। इसलिए भी हमें अतरंग की ओर जाने का जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का क्रम है, वो इस दृष्टि से भी बनाया गया है कि हम जीवन के जो क्रम है, व्यवहार की जो सीमाएं हैं शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको भी समझें। इसीलिए योग में स्पिरिचुअलिटी का की बात आती है कि मैंने जो अभी बात करते हुए कहा था कि ये समाधि जो है अमृतत्व की ओर ले जाता है, अदरवाइज मृत्यु होगी, जिसको हम व्यवहारिक डेथ कहते हैं। तो कैसे हम अपने देह को समझें और जीवन को समझें, इसका एक अवसर देता है, यही सूक्ष्मता है। प्रश्न ही उठता है कि हम करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते, हम कर पाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं, इन सब बातों में है। अचानक से कोई चीज नहीं हो सकती, कहने का मतलब हम अचानक से बहुत सारे लाखों करोड़ों डॉलर्स के स्वामी नहीं बन सकते। धीरे धीरे ही कोई चीज संग्रहित होती है। जिस ट्रैक पर हम हैं उसी ट्रैक पर हम आगे बढ़ेंगे, वही हमारी पूंजी है जीवन की। इन्हीं बातों से व्यवहार जो है जीवन का बनता है, और योग का आदर्श भी इसी से अचीवेबल यानी प्राप्त योग आगे के हमारे जीवन में हो सकता है। और दर्शन, आप तो दर्शन के स्वयं आचार्य हैं, दर्शन हमें यही बताता है कि कैसे हम प्रज्ञा को संग्रहित करें और उस पर अवस्थित हों, और उसके बहुत सारे डायमेंशंस क्या हैं। योग उसका एक व्यवहारिक माध्यम हो सकता है। मुझे लगता है कि कुछ संगत बात हुई होगी, बाकी आप बताएंगे। बहुत सुंदर जवाब हुआ आपका, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, और सुधांशु जी को ही बधाई देता हूँ कि आपको बुलाए वो, है ना। जी इसलिए जी अब मेरी शुभकामना हमेशा आपके साथ रहेगी। जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमानंद विजय सिंह सर के प्रति, और जिन्होंने भी प्रश्नोत्तर सत्र में शामिल हुए और हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता महोदय के साथ आपने संवाद किया। मैं आप सबों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष आभार व्यक्त करता हूं अपने बड़े भाई प्रोफेसर सुशील दुबे सर से के प्रति, जिनसे हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हमेशा मार्गदर्शन मिलता है और हमेशा सहयोग भी मिलता रहा है। जब से आप आईसीपीआर में थे तब से ही मुझे आगे बढ़ाने में और आज स्थिति तक जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ उसमें आपने बड़ी भूमिका निभाई है। एक बड़े भाई का जो दायित्व होता है उसे आपने बखूबी निभाया है। हमेशा हमें आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका रही है। मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं आपकी व्यस्तताओं से परिचित हूँ। इसके बावजूद आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें समय दिया, इसके लिए भी मैं
आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक स्वस्ति वाचन तो लास्ट में योग का कुछ होना चाहिए, उसके साथ आप स्वयं कार्यक्रम संपन्न होने की घोषणा भी करेंगे। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय प्रोफेसर सुशील दुबे सर। बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, उन सभी का जो हमारे इसके साथ जुड़े, और उन्होंने देखिए बगैर उनके जुड़े तो कार्यक्रम हो नहीं सकता। जो हमारे सारे लोग हैं यहाँ पर, शिक्षार्थी, शोधार्थी, उन सब के प्रति भी धन्यवाद। हारमोनी तो तभी बनेगी जब एक दूसरा अंत भी, दूसरा एंड, दूसरा नोट भी होगा। और इसी हारमोनी की, इसी शांति पाठ की प्रार्थना के साथ जो आपने मुझे कहा, हम करें उस भावना को। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबों के प्रति बहुत बहुत आभार। और अब अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम के संपन्न होने की घोषणा की जाती है। आगे हम लोग फिर जल्द ही मिलेंगे। हमारे स्टडी सर्किल का 2 कार्यक्रम अभी बाकी है, और दोनों ही कार्यक्रम हम लोग जुलाई में संपन्न करने जा रहे हैं। और हमारे तकनीकी सहयोगी विनय जी ये लिंक बना रहे हैं, अभी लिंक बना नहीं है। मैं 1 घंटा के अंदर आप लोगों को लिंक अपने बीएनएमयू संवाद ग्रुप में भेज दूंगा। अगर कहीं दिक्कत होगी आप लोगों को तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी लिंक ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं अभी भेज रहा हूँ, आप लोगों के पास होगा अभी। 99 346 29 245, 99 346 29 245। तो जैसे ही विनय जी हमारे लिंक तैयार करते हैं, मैं आप सबों को लिंक तुरंत शेयर करूंगा। भैया को पुनः सादर चरण स्पर्श, और प्रिंसिपल साहब को भी सादर प्रणाम, और सबों के प्रति बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सुधांशु सर, एक बार आप अपना नंबर फिर से पुनः दोहरा देंगे? सर्वेभ्यो नमो नमः। सर 99 346 99346 29245। मैंने सर भेज भी दिया है चैट बॉक्स में भी। अभी तुरंत बन जाएगा सर, 1 घंटे के अंदर मैं भेजता हूँ।